आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी को नमस्कार। आज संगीत की दुनिया के एक ऐसे मुसाफिर के साथ हम सफ़र पर चलने वाले हैं, बातचीत के एक ऐसे सफ़र पर जिसके लिए हमें समय के स्केल पर पीछे चलना होगा 90 के दशक में। ये वो दशक था जब आज की तरह यूट्यूब पर गाने नहीं सुने जा सकते थे, स्पॉटिफाई पर गाने नहीं सुने जा सकते थे, और तब कैसेट होता था और उस कैसेट में साइड ए और साइड बी होता था, और कहीं ना कहीं हमारे मनपसंद गाने वहाँ छिपे होते थे जिन्हें हम बार बार बजाया करते थे। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। 90 का दशक वो दशक था जिसमें समीर जी के गानों ने न जाने कितने लोगों की नींद और चैन चुराया, न जाने कितने लोगों के दिलों में इश्क के फूल खिलाए। कोयल सी तेरी बोली, सूरत है कितनी भोली, कोयल सी तेरी। ये वो गाने हैं जिन्हें लोग अपने दिलों में संभाले हुए हैं। वो पीढ़ी अब अपने बच्चों को ये कहती है कि बेटा, हम जब स्कूल में हुआ करते थे, हम जब कॉलेज में हुआ करते थे, तो ये वो गाने थे जिनके साथ हमने ज़िंदगी के बेशुमार प्यारे लम्हे बिताए हैं। इस गाने के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन चूंकि हम 90 के दशक के सफर पर हैं और एक के बाद एक कुछ ऐसे गाने मैं आपको सुनवा रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि यूनुस खान ने यहाँ रेडियो स्टेशन ही खोल दिया है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो। समीर जी के गाने हम सबके दिलों की धड़कन में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अब जरा देखिए कि कौन सा गाना मैं लेके आया हूं आपके लिए। और समीर जी के कई बेमिसाल ऐसे गाने हैं जिन्होंने एक पूरे युग को रोशन किया है, 90 के दशक को रोशन किया है। वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा। साधना सरगम की आवाज वाला ये गाना तो हम सुनते हैं, लेकिन इसे हमें समीर जी के साथ जोड़कर देखना चाहिए, जिन्होंने नींद और चैन लौटा देने की बात हमको इसलिए लिखी क्योंकि अपनी महबूबाओं से ये बात हमको कहते नहीं आती थी। की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। न जाने कितने लोगों को याद आ गया होगा कि उन्होंने आशिकी फिल्म जब देखी थी, किस तरह का जीवन था, किस तरह की कैफियत थी और वो किस तरह के दिन थे। अगला गाना सुनाइए। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। एक जीवन में कोई व्यक्ति इतने सारे हिट गाने कैसे लिख सकता है जो लोगों के दिलों की धड़कन बन जाए? न जाने कितने लोगों की शादियां करवा दी समीर जी ने। तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा
जरा सोचिए कि ये वो गाने हैं जो आज भी कई रेडियो स्टेशंस को चलाते हैं। ये वो गाने हैं जो कई पीढ़ियों के दिलों की धड़कनों में बसते हैं और हमारे जीवन का आधार हैं। परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के भाई अब गानों का सिलसिला मैं रोकता हूं क्योंकि खजाना इतना है और समीर जी के गाने इतने हैं कि 1 महीने तक बजाते रहें तो भी कम पड़ जाएगा। तो संवादी का जो ये उत्सव है ये 2 दिन की बजाय हम 2 साल चला सकते हैं समीर जी के इतने गाने। समीर जी बहुत बहुत स्वागत। कैसा लग रहा है आपको पटना आके? सबसे पहले तो दैनिक जागरण और संवादी के इस मंच के उन तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, हृदय से उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और बड़ा उसकी एक वजह ये नहीं कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूँ मगर पटना में पहली बार आया हूँ। तो इसका सारा श्रेय जो है वो दैनिक जागरण को जाता है, उसकी उनकी पूरी टीम को जाता है, आनंद भाई को जाता है, प्रशांत भाई, तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं। ये लोग मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत मोहब्बत इन लोगों ने दी है। तुम्हारी आवाज़ जब सुनता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि मैं किसी संवादी के मंच पे हूँ, मुझे लगता है मैं रेडियो स्टेशन में आ गया हूँ और तुम मेरा इंटरव्यू करोगे यूनुस। मगर जब तुम ये गाने सुनाते हो, कहते हैं ना कि आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, ये बड़े पुराने दिनों की यादें हैं जो अभी ताज़ा हो गई ये गाने सुन के। मैं हमेशा आज जीना चाहता हूँ, मैं कल में कभी रहता नहीं। ये कल है मेरा जो चला और जो इतना मशहूर हुआ, इसलिए नहीं कि मैंने लिखा, वो इसलिए मशहूर हुआ कि आपने उससे मोहब्बत दी, आपने उसको दुआएं दी हैं, आपने उनको चाहा है, इसलिए वो चले हैं। और अब तक तकरीबन 45 साल का जो सफ़र रहा है वो मेरा अकेले का नहीं रहा है, आप तमाम लोगों के साथ रहा है। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को तोड़ता रहा, जोड़ता रहा, बनाता रहा, इसी वजह से यहाँ तक चल पाया हूँ। और मैं ये जब ये फिल्मों का जिक्र होता है, जब गाने बजते हैं तो मुझे वो मंज़र मेरी आँखों से गुजरने लगते हैं कि ये गाना लिखा कैसे गया, ये गाना बनाया कैसे गया, इस गाने की सेटिंग कैसे हुई, सिंगर ने गाया कैसे। तो बड़ा एक अजीब सा एक दौर मेरी आंखों के सामने से गुजर जाता है। जहाँ तक इस मंच की बात है और जहाँ इस इतने बड़े मंच पे, दैनिक जागरण के मंच पे मैं हूँ और बहुत अच्छे श्रोता यहाँ पे हैं और बड़े बौद्धिक लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और ख़ास तौर से विनोद जी से आज मेरी पहली मुलाकात है और मैं बड़ा उत्सुक हूँ कि आज जो बातचीत होगी उसमें बहुत नए खुलासे होंगे। विकिपीडिया से लेके, गूगल से लेके, मेरी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में आप सब लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आप अगर उनको खोलेंगे तो मेरा पूरा इतिहास उसमें आपको मिल जाएगा। मगर इस मंच पे अगर कुछ बात हो तो कुछ ऐसी हट के बात हो जो मैंने आज तक किसी मंच पे मैंने ये बात की न हो, चाहे वो मेरे गानों को लेके हो, कि मेरी पर्सनल ज़िंदगी को लेके हो, या मेरे साहित्य को लेके हो, या सिनेमा को लेके हो। जिस विषय पे भी बात हो वो कुछ ऐसी बात ज़रूर होनी चाहिए जो यहाँ के श्रोताओं को लगे कि हाँ, संवादी के मंच पे आने पे उनको कुछ समीर जी से नया सुनने के लिए मिला। ये गाने तो सब आप लोगों को एक एक लफ्ज़ इनके बाय हार्ट होंगे। इन गानों को सुन के केवल मेरा ये परिचय कि कुछ लोग मेरे गानों से ज़रूर वाकिफ़ होंगे मगर मेरे चेहरे से कम वाकिफ़ होंगे। और एक शेर मैंने अभी कहा कि जब मुझसे ये पूछा जाता है, अरे सर ये गाना भी आपने लिखा था, अरे सर ये फिल्म भी आपने लिखी, अरे सर तो मगर हम आपको चेहरे से नहीं पहचानते। तो मैंने कहा कि उसका एक जवाब मैंने लिखा विनोद जी, और अभी एकदम ताज़ा शेर हुआ है कि दुनिया को देख के रोशनी बेनूर हो गए। वाह, दुनिया को देख के रोशनी बेनूर हो गए। हम नाम नहीं
काम से मशहूर हो गए। क्या बात है समीर जी, आज आप दो तरफ से घिरे हुए हैं, एक तरफ मैं हूं, दूसरी तरफ विनोद जी हैं और तमाम सवाल होंगे। एक सबसे मजेदार बात जहां से मैं शुरू कर रहा हूं, फिर विनोद जी सवाल पूछेंगे, कि आप फिल्मी दुनिया के बहुत बड़े गीतकार अनजान जी के बेटे हैं, और वो अनजान जी, चूंकि हम पटना में हैं इसलिए मैं इस गाने का जिक्र कर रहा हूं, जिन्होंने गुरकी पतुरकी रे जैसा गाना लिखा है, जो लोगों के भोजपुरी ज़बान वाले लोगों के दिलों की धड़कन है, उनके लिए वो कई पीढ़ियों का गाना है। बहुत समय तक आप समीर थे, अब आप समीर अनजान हैं, ये मुझे पता है, लेकिन ये कहानी पटना के लोगों के लिए बताइए, और यहाँ से ये कन्वर्सेशन शुरू होता है। देखो, एक बार अमीन सयानी ने मेरे पिता से यह सवाल पूछा था, राजा भैया आप बैठे हैं, और उन्होंने पूछा कि अनजान, जब तुम्हारा एक पहला एल्बम आया और उस पर लिखा था गीतकार अनजान, तो मैंने उसमें गीतकार का नाम ही नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगा कि अनजान इसलिए लिखा है कि कोई राइटर कौन है वो अनजान, उसको मालूम ही नहीं है। तो कई बार जब वो गाना बजा, तो तुमने फ़ोन किया कि अमीन साहब आप मेरा गाना बजाते हैं, मेरा नाम तो बोल दिया करो। तो मैं हैरान हुआ कि यार तुमने ये नाम अनजान क्यों रखा। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला, अमीन साहब, अनजान नाम रखने के पीछे दो सबसे बड़ी वजह थी कि अनजान का दो मतलब होता है। एक अनजान वो जो कुछ नहीं जानता, वो बेचारा दुनियादारी से सबसे अनजान है, और एक अनजान जिसको कोई नहीं जानता, पास सारी दुनिया उससे अनजान है। तो मैं पूरी ज़िंदगी इसलिए मेहनत करूँगा कि लोग मुझे जानें और मैं कुछ जानूँ, मैं कुछ सीखूं दुनिया से, क्योंकि मुझे दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए मैंने अपना नाम अनजान रखा। खैर, वो जवाब तो, और बहुत खुश हुए अमीन साहब, और उन्होंने बोला नहीं, जवाब तो तुमने बहुत अच्छा दिया। उसके बाद से उनका नाम बोलने लगे वो। मैं जब आया तो पिताजी भी लिख रहे थे, मैं भी लिख रहा था, तो कई बार ऐसा भी मौका आया कि एक फिल्म में उनका भी गाना है, मेरा भी गाना है, तो अलग अलग नाम जाता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। उस दौर से मेरे दिल में था कि मैं अपने नाम के साथ पिता का नाम डालूं, मगर उनके जीते जी अगर डालता तो लोग कंफ्यूज हो जाते कि अनजान का लिखा गाना है कि समीर का लिखा गाना है, इसलिए मैंने वो नाम अपने नाम के साथ जोड़ा नहीं। मगर जब मुझे पहला फिल्म फेयर मिला, और वो बहुत बीमार थे, उनको पैरालिसिस का अटैक था, और उनको जब मंच पे बुलाया गया और उन्होंने जो बात वहाँ कही है, बहुत इमोशनल बात जो मैं आप लोगों से आज कहने जा रहा हूँ, वो चलने की पोजीशन में नहीं थे उस वक्त। मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों उनका हाथ पकड़ के मंच तक लाने की कोशिश की, तो उन्होंने उन दोनों का हाथ झटक दिया और कहा कि नहीं, मैं अकेला जाऊँगा। वो उनका विल पावर था, वो उनकी अंदर की खुशी थी कि आज मेरे बेटे को फिल्म फेयर मिला है। ऊपर आए, उन्होंने मंच पे आके कहा कि देखो, ये काली औरत, वो फिल्म फेयर पे जो फिल्म फेयर की जो ट्रॉफी है उस पे औरत की तस्वीर है। उन्होंने कहा, इस काली औरत की मुझे बड़ी तमन्ना थी कि ये मुझे भी मिल जाती, और ऐसा नहीं था कि मैं डिज़र्विंग नहीं था। मेरे बहुत से गाने ऐसे थे कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे फिल्म फेयर मिलेगा, मगर मिला नहीं। आज मेरा बेटा ये फिल्म फेयर लेके आया है, तो आप लोगों को मैं बताने आया हूँ कि ये फिल्म फेयर समीर का नहीं है, ये मेरी दूसरी यात्रा की शुरुआत है। और मैं आपको बताऊं कि जो जो मुझे इस इंडस्ट्री ने नहीं दिया है, वो सब मेरा बेटा मुझे ला के देगा। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे उसके टैलेंट पे भरोसा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि वो मेरा बेटा है। वो दिन मेरे दिल में ये बात असर कर गई कि मेरे जीते जी जब तक पिताजी हैं तब तक तो मैं उनका नाम नहीं दे सकता, मगर उनकी मृत्यु के बाद मेरी ज़िंदगी भर ये नाम मेरे साथ लगा रहेगा। मैं जो उनका सपना है जितना भी मैं पूरा कर सकता हूँ। और आप तमाम लोग जब ये बोलते हैं कि नहीं आपने पिता का नाम आगे बढ़ाया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कहीं उनकी आत्मा को इस बात के लिए शांति ज़रूर मिलती होगी कि मेरा बेटा इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहा है, इसलिए मैंने वो नाम अपने नाम के साथ रखा। ये
व्यक्ति लीजेंड तब बनते हैं जब व्यक्ति से आगे उनका कृतित्व होता है। समीर साहब के साथ, समीर अंजान साहब के साथ यही बात है। इनके चेहरे याद नहीं हैं, इनके गाने याद हैं, और हमें नहीं बल्कि कई पीढ़ियों को याद हैं। आज भी जब इनके गाने बजते हैं तो समीर साहब की तस्वीर याद नहीं आती है। इनकी खासियत जो है समीर साहब की, वो यही है कि ये हमारे दिलों में रचे बसे हैं। जिस तरह के, हालांकि ये तुलना बहुत जायज़ ना भी हो, जिस तरह के हम रामायण को याद करते हैं तो तुलसीदास हमें याद नहीं आते हैं, मानस याद आते हैं। तो जब समीर साहब के गाने याद आते हैं तो समीर साहब याद नहीं आते, इनके गाने याद आते हैं। तो समीर साहब ने जिस तरीके से रचा और जितना रचा, जिस तरीके, गिनीज बुक में नाम आना बहुत बड़ी बात है। 600 फिल्में, 3000, 4000, 5000 से अधिक गाने। समीर साहब, आपने लिखा है कि जब आप आनंद बख्शी साहब से मिलने गए थे तो आपने उनसे पहला सवाल उनसे मिलते ही पूछा था, आपने इतने तादाद में किस तरीके से लिखा? तो हमारा भी यही सवाल होगा, आपने इतने तादाद में कैसे लिखा? वो कल्पनाशीलता, वो रचना धर्मिता, वो जिद लिखने की। देखिए विनोद जी, ये सवाल जो आपने पूछा है ना, ये बहुत अच्छा एक दौर याद आ गया। एक बहुत बड़े राइटर ने मुझसे सवाल किया था, और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़ा मंच है, बहुत बड़े राइटर हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि समीर, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ यार, तुमने इतने गाने लिखे कैसे? आपके सवाल में सवाल है, उनके सवाल में एक व्यंग भी था कहीं, एक सटायर भी था कहीं, कि यार एक आदमी इतने गाने कैसे लिख सकता है। तो मैंने उनको जब जवाब दिया तो वो थोड़े दुखी भी हुए, मगर उन्होंने मेरे जवाब का मतलब सब, क्योंकि उन्होंने जो सवाल जहाँ से किया था मुझे जवाब वहीं देना था। मैंने उनसे कहा कि देखिए सर, मेरे और आपके बीच एक फ़र्क है। मैंने इतने गाने इसलिए लिखे क्योंकि मैंने केवल गाने लिखे, आपने गाने लिखने के अलावा बहुत कुछ किया है। तो मैंने जीवन में सोते उठते जागते 24/7 मैंने केवल गाना लिखा है। मेरे बच्चे कब बड़े हो गए, मेरे बच्चों की शादियां कब हो गई, मेरी ज़िंदगी में मेरी बीबी कब आई, बीबी ने क्या क्या मेरे साथ जीवन में पल गुजारे, कुछ याद नहीं है। मैं 20 साल केवल 3 घंटे सोया हूँ विनोद जी। मैं नींद में भी गाने लिखता था, और जब सो के उठता था तब भी मेरी आँखों के सामने मेरे गीत होते थे। और ये मैंने ही नहीं किया, ऐसा नहीं है। देखिए, इतिहास बनते और बिगड़ते रहते हैं। मुझे आज गिनीज बुक मिला है, कल हो सकता है किसी और को मिलेगा। मुझसे पहले आनंद बख्शी साहब ने तकरीबन मेरे आसपास गाने लिखे थे। ऐसा नहीं इकलौता राइटर हूँ कि मैंने ही कुछ ऐसा कर दिया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया है। और ये वही लोग कर पाए हैं जिन्होंने केवल वही काम किया है। मुझे हर तरह का ऑफ़र मिला, मुझे डायरेक्शन का भी ऑफ़र मिला, डायलॉग लिखने का ऑफ़र मिला, कहानी लिखने, मगर मैंने कभी नहीं, मैंने हमेशा वो जुमला याद रखा कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। मेरी जीवन का एक ही मिशन था कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी औकात जो है वो एक कतरे की तरह है, क्रिएटिविटी जो है वो एक समंदर की तरह है। क्रिएटर की औकात केवल एक कतरे की तरह होती है, और हर कतरे की प्यास होती है समंदर बनने की, जो कभी बन नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस आपके ही शब्दों में मैं 2-4 लाइनें सुनाना चाहूँगा। इनकी किताब है समीर। तो इसमें ये अपने पिता के संदर्भ में लिखते हैं। इनके पिताजी ने, अंजान जी ने कहा था, यह जो फिल्म नगरी है वह भी एक महबूबा की तरह है। जब तक तुम इससे सच्ची मोहब्बत नहीं करोगे तब तक तुम इसके दिल में अपनी जगह नहीं बना सकोगे। हमारे श्रोताओं में बहुत सारे युवा हैं, और पटना में सिनेमा को लेकर के एक खास आकर्षण है बिहार में, चूँकि इसकी एक अपनी फिल्म इंडस्ट्री है, भोजपुरी की फिल्म इंडस्ट्री है। और आप चूँकि मुंबई से हैं, आपने देखा होगा कई बिहारियों से आपकी मुलाकात हुई। बहुत सारे लड़के हमारे मुंबई जा कर के काम कर रहे हैं, बहुत सारे मुंबई जाने की इच्छा रखते हैं। तो ये जो पंक्तियाँ आपके पिता ने कही थी,
हम चाहेंगे कि आप थोड़ा विस्तार से हमारे बच्चों को समझाएं इस पर। देखिए, जब मैं बचपन में, ये बड़ी अजीब सी, मेरा जीवन बड़ा अजीबो गरीब तरह से रहा है। जब मैं 23 साल का हुआ, जब 23 साल की उम्र में मैं मुंबई आया था, 23 साल की उम्र में मैंने अपने पिता से केवल 3 बार मुलाकात की थी। 23 साल में मैं केवल 3 बार उनसे मिला था, क्योंकि वो मुंबई में संघर्षरत थे। हमारा पूरा परिवार बनारस में था। मेरे दादाजी जो थे वो हमारी परवरिश कर रहे थे, पिताजी संघर्ष कर रहे थे। वो कभी साल 2 साल में एक बार आते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कोई मेहमान मेरे घर में आया है। और वो दौर भी ऐसा होता था कि वो ज़माना नहीं था कि खुले अपनी बीवी के, अपने बच्चों को लेके आदमी बाहर खेले या उसके साथ घूमने जाए। कुछ अजीब अजीब तरह के सवाल उठते थे। तो मैं कभी पिता को पिता की नज़रिए से मैंने देखा नहीं। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और उनको कहीं से आशंका हुई कि मेरी रुचि लिखने पढ़ने में थोड़ी है, तो वो बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर से कहा कि बाबूजी, कुछ भी करिए, इसको साहित्य की तरफ से हटाइए, इसको आप साहित्य की तरफ मत जाने दीजिए, तो इसको आप कॉमर्स पढ़ाइए। जबकि मेरी रुचि बहुत थी कि मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ूं, मैं आर्ट से पढ़ूं। तो मेरा नाम ज़बरदस्ती कॉमर्स की तरफ ढकेला गया और मैंने BHU से, बनारस यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया। और मेरे दादाजी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे और मुझे उन्होंने कहा कि मेरा सपना था बेटा कि कोई तो मेरे बाद बैंक में नौकरी कर ले। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम अप्लाई करो, मैं कोशिश करूंगा, तुमको नौकरी मिल जाएगी। और मुझे नौकरी मिल गई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। मैं 2 दिन गया, तीसरे दिन मैंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि मेरे दिल से कहीं से आवाज़ आई कि ये तुम्हारी मंजिल मकसूद नहीं है समीर, तुम यहाँ से भागो, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। वो एक रात का फ़ैसला था। मैं अपनी माँ से 500 रुपया लेके, और मुझे वो दिन याद है, 1980 5 अप्रैल को मैं काशी एक्सप्रेस से निकला और 6 तारीख को मुंबई की सरजमीन पे पहुंच गया। और इस जो भी ये प्रोग्रेस हुआ उसके बारे में पिता को कुछ पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम जीवन में कुछ भी करना, गीतकार बनने की कोशिश मत करना। तो मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। मैं यहाँ आया और 1 साल का जीवन जीने के बाद माँ ने जब खत लिखा कि मेरा बेटा वहाँ है और आपने उसकी कभी खोज खबर नहीं ली, तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा मेरे सपनों में नहीं आता भाई, अभी आपने कहा है तो मैं उसकी खोज खबर लेता हूँ। फिर उन्होंने मुझे बुलवाया। अब ये आपका सवाल यहाँ से शुरू होता है कि 23 साल के बाद बाप बेटे आमने सामने बैठे हुए हैं और मैं बहुत नाराज़ था अपने पिता से कि एक आदमी एक इंडस्ट्री में काम करता है, सफल गीतकार हैं, वो मुझे क्यों नहीं आने देना चाहते हैं। मेरी वो जिद थी कि मैं पूरी दुनिया से दुश्मनी करके आ गया था और मैं बहुत तैयार था कि आज मैं 2 टूक जवाब इनको दूंगा, जो भी, क्योंकि मैं उनको पिता के नज़र से देख नहीं रहा था, मैं उनको एक दुश्मन की नज़र से देख रहा था कि ये आदमी मेरा दुश्मन है, ये मेरे रास्ते में रोड़ा बन रहा है। अब आप वो मंजर ध्यान करिए कि ये मैं बैठा हूँ, ये सामने पिताजी हैं और कोई नहीं है। पहला सवाल कि मेरे लाख मना करने के बाद आप मुंबई आए, चलिए आप बड़े हो गए हैं, आपको अपने फैसले लेने की पूरी आज़ादी है, कोई बात नहीं, आए हैं। मैं आपसे 2 सवाल करूंगा, अगर आपने उन 2 सवालों का सही जवाब दे दिया तब तो मेरी हामी समझिए, नहीं तो आपकी अपनी ज़िंदगी, आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, आप खुद आए हैं, आपने हौसला किया है। पहला सवाल सुन के मैं बहुत घबराया, क्योंकि वो बहुत आउट ऑफ द प्लेस सवाल था। उन्होंने कहा कि तुमने ज़िंदगी में कभी किसी लड़की से प्यार किया? अब आप सोचिए, मैं 23 साल का जला भुना आदमी, संघर्ष की आग में जला हूँ, और एक बाप जो 23 साल के बाद मुझे मिल रहा है और मुझसे ये पूछ रहा है कि तुमने कभी किसी लड़की से कभी प्यार किया? तो चूंकि मेरा फैसला था कि आज जो पूछेंगे मैं सही जवाब दूंगा, मैंने बोला हाँ किया। तो गुस्से में बोले क्या सोच के प्यार किया?
तो मुझे लगा शायद गलत जवाब दे दिया, मुझे बताना नहीं चाहिए था। तो मैंने कहा कि पापा कोई प्यार करता है तो सोच के नहीं करता। अब यहाँ से मेरा फिलासफर बाप आता है, वो बोलता है कि अब तुम मुझसे पूछो कि मैंने तुमसे ये सवाल क्यों किया। अब मैं बड़ा क्यूरियस भी था कि भाई ये गलत सवाल इन्होंने मुझसे क्यों पूछा। अब देखिए उनका जवाब। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मैं ये सवाल इसलिए तुमसे पूछ रहा था कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये किसी महबूबा की तरह है। ये बावफा भी हो सकती है, ये बेवफा भी हो सकती है, मगर जो सच्चा आशिक होगा ना वो भागेगा नहीं। और तुमने जो बात कही वो सच्चे आशिक की कही कि जब कोई प्यार करता है तो सोच के नहीं करता, क्योंकि सोच के किया हुआ प्यार जो है उसमें बिजनेस होता है, उसमें टारगेट होता है, उसमें लक्ष्य होता है। तो ये तो तुमने साबित कर दिया कि तुम भागोगे तो नहीं। दूसरा सवाल, तुम क्या सोच के यहाँ आए थे? आनंद बख्शी बन जाओगे, मजरू बन जाओगे, शाहिर बन जाओगे, लोग तुम्हारा ऑटोग्राफ लेंगे, यहाँ परियाँ होंगी, हूरें होंगी। तो हमने बोला हाँ सोच के तो यही आया हूँ। तो बोले मगर एक चीज़ नहीं सोची है बेटा। अब देखिए फिर जवाब, उतना ही बड़ा जवाब कि तुमको लगा होगा ना ये जन्नत है, यहाँ तो सब अप्सराएं ही होंगी, यहाँ तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। मगर तुमने एक नहीं सोचा बेटा कि जन्नत में जाने के पहले मरना पड़ता है। मरने के लिए तैयार हो? मैंने बोला बिल्कुल पिताजी, अगर जन्नत जाने का सपना देखा है तो मरने के लिए तैयार हूँ। बोले बस अब आज से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और कहाँ रहते हो मुझे पता नहीं है, आ जाओ मेरे साथ। और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ और जो आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। ये बच्चे जो छोटे शहरों से, चाहे वो बिहार से आएँ कि उत्तर प्रदेश से आएँ कि मुंबई से आएँ, तकलीफ़ की जो मेरे साथ भी थी, इसीलिए मैं शुरुआत वहाँ से करना चाह रहा हूँ कि जब मैं बख्शी साहब के वो गाने सुनता था ना, ABCD छोड़ो, नैनों से नैना जोड़ो, आई शाम सुहानी राजा जानी, मुझे लगे यार ये शायरी तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है, यही काम करना चाहिए, फिल्मों में गाने लिखो और आनंद बख्शी बन जाओ। ये सोच के चला आया। जब आया और जब फंसा उस दायरे में, तो मैं लिटरेचर की कविताएं तो लिख लूँ कि सूरज हुआ मध्यम लिखना हो तो लिख लूँ, या आईना देख के वो तो लिख लूँ, मगर ये नहीं लिखा जा रहा साला, ये ABCD छोड़ो, ये मुझसे हो नहीं रहा है। तो मेरा पहला इंटरव्यू था कि आसान लिखना बहुत मुश्किल है, मुश्किल लिखना आसान है, मगर आसान तब लिखा जाता है जब आप बहुत मुश्किल लिख चुके होते हैं। आप गालिब से लेके, मीर से लेके, जौक से लेके सबको जब आप पढ़ चुके होते हैं, जब आपके अंदर पूरी दुनिया जा चुकी होती है, तब आप आसान लफ्ज़ों में बड़ी बात कहने की ताकत रखते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं, समीर का गाना सुन लिया, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, अरे तो लिख लेंगे। मगर जब वहाँ जाते हैं तब ये घबराते हैं, जब इनके सामने वो कहानियाँ आती हैं, वो किरदार आते हैं, वो ट्यून आती है, वो दायरे पसंद आते ही है, तब ये घबरा के भाग जाते हैं। ये मैं इनसे कहता हूँ कि पहले तुम पढ़ो, तुम गालिब से लेके जावेद साहब से लेके गुलजार साहब से, शाहिर से पहले इनको अंदर उतारो। और किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, खुद आप अपने गुरु बन जाओ। अगर शाहिर साहब का या शैलेंद्र जी का कोई गाना एक लिख लो कि तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, और जवाब लिख दो बेटा एक उसका, कि अगर तुम्हें यही सिचुएशन दी जाए तो तुम उस पर क्या लिखोगे। तुम खुद ही पढ़ो, खुद ही इम्तिहान दो और खुद ही फैसला करो। अगर उसके कहीं आस पास भी लिख पाते हो तब वहाँ आओ, मगर ये सोच के कि हाँ ये तो बड़ा आसान है लिखना, यही सोच के आते हैं, इसीलिए ये सफल नहीं होते और भाग जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, और मुझे लगता है कि हम सबके लिए बहुत ये रास्ता दिखलाने वाली बात होगी। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि हम कविता लिख सकते हैं तो हमारे लिए गीतकार बनने का रास्ता थोड़ा आसान है, या हम गीतकार क्यों नहीं बन सकते हैं। तो क्या कवियों के लिए गीतकार बनना ज़्यादा आसान है, या गीतकार के लिए कवि होना कितना ज़रूरी है?
देखिए भैया, बहुत अच्छा सवाल है कि कभी किसी ने ये सवाल मुझसे कहा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोएट एंड लिरिसिस्ट। तो जो सवाल में जो एक उलझाव है, कॉमन आदमी को लगता है इसमें क्या फ़र्क है, कभी भी कविता ही लिखता है, गीतकार भी गाना ही लिखता है, उसमें फ़र्क क्या है। यही फ़र्क है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कवि स्वच्छंद होता है, कवि वो लिखता है जो वो लिखना चाहता है। कभी कभी भी किसी की पसंद के लिए या किसी ट्यून के लिए या किसी कहानी के लिए नहीं लिखता। कभी की कल्पना जो कहती है वो लिख डालता है। गीतकार कभी अपने लिए नहीं लिखता। गीतकार हमेशा एक कहानी में होता है, हमेशा एक किरदार के दायरे में होता है और एक कंपोजिशन के दायरे में होता है, और एक चॉइस होती है। सामने वाला वो अगर उसको पसंद करेगा तो वो होगा, नापसंद करेगा तो नहीं होगा। तो हमारी हालत जो होती है वो एक कारपेंटर की तरह होती है कि आपको बताया जाता है कि आपको यहाँ पे ऐसी पेंटिंग बनानी है या ऐसी अलमारी बनानी है, तब आपको बनानी है। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से जाके किसी के घर में कुछ भी पेंटिंग बना देंगे। तो ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए आपको डायग्नोसिस करना पड़ता है कि सामने वाले के दिल में क्या है। तो जब तक आप एक सफल डॉक्टर बनेंगे नहीं और जब तक आपको की डायग्नोसिस सही नहीं होगी, तब तक आप गीतकार नहीं बन सकते। गीतकार बनने के लिए दूसरे लोगों को जीना सीखना पड़ता है, दूसरे किरदारों में ढलना पड़ता है। वो संतोषानंद जी की एक लाइन है ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। ये अगर काबिलियत आप में आ जाए तब गीतकार बनने की ज़रूरत करिए आप। समीर जी, आपने ये कहा था कि अनजान जी ने कहा कि क्या सोच के आए थे कि बख्शी बन जाओगे 2 मिनट में और बम्बई में आपका बड़ा स्वागत किया जाएगा। 80 के दशक में जब आप अपने कदम गीतकारी की दुनिया में बढ़ा रहे थे तो साहिर लुधियानवी लगभग अंत की ओर थे। बख्शी साहब, मजरू सुल्तानपुरी, गुलजार साहब, राजेंद्र कृष्ण, इंदिवर, हसरत जयपुरी, न जाने कितने कद्दावर गीतकार आपके चारों तरफ मौजूद थे। ग्रुप्स थे कि बख्शी लिखेंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए और कल्याण जी आनंद जी के लिए इंदिवर लिखेंगे, या वर्मा मलिक हैं या उषा खन्ना के लिए फलां गीतकार लिखेगा। असद भोपाली मौजूद थे, असद बिहारी मौजूद थे। कितना मुश्किल था बनारस से आए एक लड़के के लिए गीतकारी का ये सफ़र, जहां उसका मुकाबला इन तमाम गीतकारों से था, साथ में अपने पिता से भी था। कि कुछ लोग बीच में उठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, थोड़ा इंटरेक्शन मेरा दिमाग हट जा रहा है, तो प्लीज़ या तो आप बैठ जाएं या आप लोग चले जाएं। उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं दिमाग बढ़ जाता है, क्योंकि आप लोग मेरे सामने हैं, आप लोगों का चेहरा मुझे दिख रहा है, तो सवाल से हट जाता हूँ मैं और फिर मेरा ध्यान उधर चला जाता है। देखो यूनुस, जहाँ तक तुमने कहा ना, बहुत बढ़िया सवाल किया है कि मेरे साथ 80s में अगर आप मुझ पीछे देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक बड़ा लंबा समूह मेरे साथ आया था गीतकारों का। ऐसा नहीं था कि मैं केवल इकलौता गीतकार आया था। मेरे साथ कम से कम 40-50 राइटर्स थे जो उस वक्त काम कर रहे थे, मगर उनमें निकल के कोई बाहर आया नहीं। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि क्या ऐसा था कि मैं उनसे बहुत अच्छा लिखता था या मेरे में ही काबिलियत थी, वो बेचारे नाकाबिल थे। ऐसा नहीं था। मेरे साथ 2 चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। एक तो जो मैंने कहा ना कि हर विधा में जब आप जाते हैं तो उसके लिखने के और उस दुनिया के तौर तरीके बड़े अलग होते हैं। बाहर से आपको उस दुनिया के बारे में पता होता नहीं। एक जर्नलिस्ट को लोगों को ऐसा लगता है कि भैया माइक दे दिया, कुछ जाएगा, सवाल पूछेगा, जर्नलिस्ट बन जाए। ऐसा है नहीं। उसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, वो आप लोगों को पता होती। तो जब मैं आया तो मेरा सौभाग्य था कि मेरे पिता स्वयं एक गीतकार थे। उन्होंने 2 साल तक मुझे लिखने नहीं दिया। मुझे फिल्म गानों के तौर तरीके, एक लिरिक राइटर बनने की टेक्निकलिटी क्या होती है, पहले तो वो सिखाई। तकरीबन 100 से 150 गानों की सिटिंग्स, लक्ष्मीकांत, आर डी बर्मन, भप्पी लहरी, कल्याण जी आनंद जी, इन लोगों के यहाँ मैं जाया करता था। मेरा काम था केवल चुपचाप बैठ के ऑब्जर्व करो, और घर आके उस सिचुएशन पे वो भी लिखते थे और मैं भी लिखता था। उन्होंने कहा था जिस दिन तुम्हारा मुखड़ा पास हो जाएगा, मैं जाऊंगा तो दोनों मुखड़े मैं अपने नाम से सुनाऊंगा। ये भी नहीं करूंगा कि तुम्हारे नाम से सुनाऊं ताकि उनका इंप्रेशन पहले ख़राब हो, तो मैं अपने ही नाम से सुनाऊंगा। देखना तुम कि तुम्हारा मुखड़ा किस दिन पास होता है।
और तकरीबन 50 गानों तक हर बार मेरा मुखड़ा रिजेक्ट हो जाता था। फिर मुझे घर सामने बिठाते थे, बताते थे कि देखो तुमने किरदार को समझा नहीं, तुमने ट्यून को समझा नहीं, तुमने वो जो एक गाने में जो डेप्थ होनी चाहिए वो तुम्हारे मुखड़ों में नहीं थी। एक बार मेरे ख्याल से 51 या 52 टाइम्स के बाद जो गाना हुआ उसमें मेरा मुखड़ा पास हो गया। फिर उस दिन उन्होंने कहा था कि आज के बाद अब तुम मुझसे पूछोगे नहीं, मैंने खुला आसमान अब तुमको दे दिया, जो मुझे सिखाना था सब सिखा दिया बेटा, अब आसमान तुम्हारा, उड़ान तुम्हारी, दुनिया तुम्हारी। तो ये चीज़ जो है वो बाकी बच्चों को मिली नहीं। वो आए, घबरा गए जब इन ऐसे दौर से गुजरे, जब ये सारी सिचुएशन को उनको फेस करना पड़ा, तो उनको बात समझ में नहीं आई कि सिचुएशन क्या है, ट्यून क्या है, दायरा क्या है, कैरेक्टर क्या है। तो एक तो ये वजह हो सकती है जहाँ तक मुझे लगता है मेरे उस भीड़ से निकल के आने। और दूसरी बात जो मैं आप लोगों से अभी बता रहा था कि जनरेशन जो है ना, हर 20 साल के बाद सिनेमा बदलता है, संगीत बदलता है, क्योंकि जब पीढ़ी जवान होती है ना तो हर पीढ़ी अपनी एक भाषा लेके आती है, अपना एक तौर तरीका लेके आती है, अपना एक संस्कार लेके आती है, और वो अपना एक आइडेंटिफिकेशन ढूंढती है कि मेरे दौर का कोई है क्या जो मेरे जैसा लिखता है, या हम जैसा सोचते हैं वैसा लिखने वाला कोई है। जैसा मैंने तुमको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, सुनने वालों को बड़ा अच्छा लगेगा, कि तबस्सुम जिसे कभी किसी उनके ग्रैंडसन ने पूछा कि दादी आपका फेवरेट स्टार कौन है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नहीं बेटा, पूरे हिंदुस्तान का एक ही सबसे बड़ा स्टार है जिसका नाम है दिलीप कुमार। तो उस ग्रैंडसन ने बोला कि दादी उसकी कोई फिल्म दिखाओ। तो बोली उसको बेडरूम में ले जाके मैंने नया दौर लगा दिया और मैं हाल में आ गई, कुछ लोग आए हुए थे। 10 मिनट फिल्म देखने के बाद वो भाग के बाहर आया और उसने बोला दादी दादी ये तो शाहरुख खान की कॉपी कर रहा है, इसको कहाँ आप स्टार बता रहे। अब बताइए अब आप उसको कैसे समझाएं, उसको पता ही नहीं कि दिलीप कुमार कौन है, उसको मालूम ही नहीं कि शाहरुख खान उनकी कॉपी करता है, भाई वो दिलीप कुमार है। तो इस जो जनरेशन गैप की जो लड़ाई है ना, उसमें कहीं मुझे विक्ट्री मिल गई, क्योंकि जब मैं दिल आशिकी साजन लिख रहा था ना, ऐसा नहीं था कि मैं बख्शी से, साहिर से या शैलेंद्र से बेटर लिख रहा था। मैं जो लिख रहा था ना वो उस दौर के ख्याल थे। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए, वो उस दौर की मोहब्बत का तौर तरीका वो था। उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया मेरे साथ, उनको लग गया कि यार ये मेरे दौर का राइटर मुझे मिल गया, और फिर उससे निकल के मैं बाहर आ गया और मैं मशहूर हो गया। और जब मैं बूढ़ा होने लगा, जब मेरी उम्र बढ़ने लगी, तब मैंने महसूस करना शुरू किया कि मैं धीरे धीरे पीछे क्यों जा रहा हूँ। देयर वाज द टाइम आई वाज डूइंग 110 फिल्म एट ए टाइम, और एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास 2 फिल्म 4 फिल्म आई। तो फिर मैंने अपने आप को पढ़ना शुरू किया, मैंने अपने आप को मेरे बच्चे मुझे क्रिटिसाइज करने लगे कि डैडी ये क्या लिख रहे हैं यार, ये नहीं चलेगा भाई। तब मैंने जब लिखा कि 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, तब उन्होंने कहा हाँ पापा आए, अब आए। पप्पा तो बैंड बजाएं, पप्पा तो बैंड बजाएं और अनारकली डिस्को चली, तो बोले ये आया मेरा बाप, अब जवान हुआ है। एक और गाना सर, एक और गाना जो आजकल वो फिल्म बड़ी हिट हो रही है, री रिलीज पर खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, वो भी आप हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात कि भूल भुलैया आती है और आप आमी जी तुम्हार मेरे ढोलना लिखते हैं, भूल भुलैया 2 आती है तो आप वापस मेरे ढोलना लिखते हैं, भूल भुलैया 3 आती है तो आप उस फिल्म में 2 बार मेरे ढोलना लिखते हैं। यार लोगों से एक गाना नहीं लिखा जाता है, आप एक ही गाना 3 फिल्मों में 5 बार लिखते हैं, ये क्या कमाल है। एक बात, और दूसरी बात ये कि 90s में आशिकी से लेकर 2025 की जेन जी तक वो कौन सा फ्यूल है जो समीर जी को सदाबहार जवान बनाए रखे हुए है कि आज की जनरेशन, मेरे बेटे वाली जनरेशन आपको गुनगुनाती है, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो। यही है, यही सीखना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं बोलता हूँ क्रिटिसिज्म इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग एंड क्रिटिसिज्म इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, मगर राइट होनी चाहिए। अगर राइट क्रिटिसिज्म हो तो
ऑलवेज वेलकम क्रिटिसिज्म, बट अगर उसके पीछे एजेंडे के साथ कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है, किसी खास मकसद से अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसको बेहतर आप नकार जाओ, उसको बेहतर है उस पर गौर मत करो। तो ये मुझे अपने आप को तोड़ना पड़ा, मैंने अपने बच्चों से सीखा है। मेरे बच्चों के दोस्त जब मुझे बोलते हैं तब मैंने कभी उनको मारा नहीं या उनको डांटा नहीं, मैंने उनसे सीखा कि यार ये बच्चे अगर बोल रहे हैं तो कोई तो वजह है, क्या कहाँ मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे दोस्ती की। ये जो नए राइटर लिख रहे हैं इनको मैंने सुना, इनसे कंपटीशन किया कि नहीं तुमने ये लिखा है ना, अब आप बेटा सेल्फी ले ले। रे जब गाना आया तो मेरे प्रोड्यूसरों ने बोला कि सर आप जवाब दीजिए, तब मुझे लिखना पड़ा, तो खींच मेरी फ़ोटो पिया। तो कहना यही है कि आप अगर वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपने आप को उसके रौ के साथ बहाते रहोगे ना, तब देखो कुछ कभी शायरी या शायर पुराना नहीं होता, आपको अपने ख्यालों को एक नया रंग देने की ज़रूरत होती है। अगर आपने वो समझ लिया तो आप 100 साल तक लिख सकते हैं। मजरू साहब ने 45 साल 46 साल तक लिखा भाई, बख्शी साहब जब तक जिंदा थे बख्शी साहब लिखते रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे ढोलना की बात तुम छोड़ो, मुझे तो ऐसे ऐसे चैलेंज मिले हैं कि शैलेंद्र जी का इतना बड़ा गाना कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में, मेरा बहुत फेवरेट गाना। अब एक प्रोड्यूसर ने पिक्चर का टाइटल रख दिया हर दिल जो प्यार करेगा। अब लो, मैं उससे हाथ जोड़ रहा हूँ कि भाई इसका टाइटल गाना मत लिखवाना, बाकी तुमको जो लिखवाना है लिखवा लो। बोले नहीं सर टाइटल गाना तो लिखना ही पड़ेगा। अब मैं मुश्किल में आ गया कि इतना बड़ा कलमकार, उसके सामने मैं क्या उसका जवाब लिखूं। तब देखो उससे बचने के तरीके मैंने ढूंढे कि अगर मैं फंस गया हूं और प्रोड्यूसर को तो मालूम नहीं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, तो मैं कैसे लिखूं। तब मैंने उस लाइन को केवल जीना शुरू किया कि उस लाइन का मतलब क्या है, हर दिल जो प्यार करेगा। शैलेंद्र जी ने लिखा कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। मैंने बोला मैं इस रास्ते की तरफ जाऊंगा ही नहीं। मैं इस लाइन को कम से कम 25, 30, 40 बार जीता रहा, और जब उसके एसेंस को मैंने समझ लिया कि हर दिल जो प्यार करेगा, तो मैंने खुद से क्वेश्चन किया तो उसको क्या करना होगा। वहाँ से जवाब आया कि उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। फिर मेरे गुरु आनंद बख्शी की लाइन आई, आशिक बनाया आपने। हमने बोला लो अब क्या करूं, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बना, अब मैं इसका जवाब क्या लिखूं। तो गॉड ब्लेस हिम, हमारा म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया, उसने बोला सर आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप इस पे पहले लिखो मत, इसकी मैं ऐसी धुन बनाऊंगा कि किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि उस गाने से इस लाइन का कुछ लेना देना है। तो आपको गाना याद होगा जब उसने वो गाना बनाया, आशिक बनाया आशिक बनाया आपने तेरे बिन सुनी सुनी है। तो कई बार ऐसी गलियों से जा के मैं बच के निकला हूँ, बिकॉज यही तो क्राफ्ट है। अगर आप मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे, आप मुश्किल चीज़ों के बीच से निकलेंगे नहीं, तब तक आप दीवार तोड़ेंगे कैसे। फिर आप हार जाओ, फिर आप बेहतर आप कलम रख दो कि भाई ये सब मैं नहीं कर सकता। ये गीतकार के लिए आपने इस किताब में भी चर्चा की है, संगीत के समझ के बारे में, कि संगीत की समझ होनी चाहिए। किस हद तक संगीत की, चूंकि संगीत एक अलग विधा हो जाती है, अपने आप में पूर्ण विधा है। विनोद जी बड़ा अच्छा सवाल किया, बहुत अब बड़े अच्छे दर्शक और श्रोता बैठे हुए हैं, इनको समझाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि कई बार मुझ पे भी जब इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं ना, तो ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो आपको एक बात बड़ी छोटी सी है मगर इसका मतलब बहुत बड़ा है। मुझे भी कई बार कहा गया कि अरे सर आप तो केवल 4-5 शब्दों में लिखते हैं, वही आशिक साजन दिलबर दीवाना यही है। मैंने उनसे कहा कि बात लफ्ज़ों की नहीं होती, बात जज्बों की होती है। लफ्ज़ तो वही 25, 50, 100 हैं जिसमें सारे गीतकार लिखते हैं,
मगर उन लफ्ज़ों के पीछे जज्बात क्या है, भाव क्या है, वो ज़रूरी है। तो जैसे बात सुरों की नहीं है, सुर तो सात ही है ना, सारे गामा पधनिसा ख़त्म हो गई ना बात। उन्हीं 7 सुरों में सुपरहिट गाने भी बनते, सुपरहिट फ्लॉप गाने भी बनते। बात सुरों की नहीं होती, बात सुर लगाने वाले की होती है। तबला वही होता है, बजाने वाला कौन है? वो जाकिर हुसैन है कि कोई और है? वो तबला नहीं बजता, वहाँ जाकिर हुसैन बजता है। वो दिलबर आशिकी और दीवाना लिखने से समीर नहीं बनता, उसके पीछे की ताकत क्या है? एक बहुत किसी शायर ने इसका, उस शेर से बेहतर इसका जवाब नहीं है विनोद जी। कहता है कि उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, ताजमहल बनवा दोगे, मुमताज कहाँ से लाओगे? तो ये रूह है, ये जो जज्बा है, ये जाकिर हुसैन है, ये समीर है, ये बक्सी हैं, ये लता हैं, ये गुलजार हैं। ये आप उसको, उसके लफ्ज चुरा सकते हो, मगर उसकी रूह नहीं चुराई जा सकती। वो केवल उसी में होती है। जो आप में है वो आप में है, जो यूनुस में है वो यूनुस में है। वो अगर आप वैसा बनने की कभी कोशिश करो ही मत, आप जो हो वो बनने की कोशिश करो। तो संगीत समझना इसलिए ज़रूरी है कि मजरू साहब के पास एक ऑल राइटर आया, बोला कि सर मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप गीतकार बनना चाहते हैं कि कवि बनना चाहते हैं? तो उसके पहले तो समझ में नहीं आया, तो बोला नहीं गीतकार बनना चाहता हूँ। बोले अच्छा बैठिए बैठिए। उन्होंने गाना लगाया, 2 मिनट गाना बजा, उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने बोला तुम गीतकार कभी नहीं बन सकते हो, चलो निकलो यहाँ से। तो बोला सर आपने मेरी कविता नहीं सुनी, आपने कुछ सुना नहीं, आप कैसे बोलना है मैं नहीं बन सकता? बोले देखो अभी मैंने गाना लगाया ना, तो तुम पत्थर की तरह बैठे हुए थे, तुम्हारी बॉडी में मूवमेंट ही नहीं है, तो तुम रिदम पकड़ ही नहीं पाओगे, ट्यून तुम्हारे अंदर है ही नहीं है, तो 90% तो तुम्हारे गाने गए, क्योंकि वो गाने तो धुन पे लिखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं संगीत, ये नहीं मैं बोलता हूँ संगीत सीखना ज़रूरी है, संगीत की थोड़ी पकड़, बोलते हैं ना कि आप तानसेन नहीं हो मगर कानसेन होना ज़रूरी है। तो वो समझ ज़रूरी है कि जो गाना है वो उसमें रिदम क्या बज रहा है, उसकी धुन आप कहीं उसको अपने अंदर उतार पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। इतनी संगीत की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है गीतकार के लिए। जी जी। हिंदी सिनेमा में खास करके पिछले कई वर्षों से लगातार एक बात की जो चर्चे में रही है लगातार, वो है नेपोटिज्म की। समीर अंजान इस सब से किस तरीके से रिलेट करते हैं? मैं तो सबसे बड़ा नेपोटिज्म का शिकार हूँ, क्योंकि मेरा तो बाप ही गीतकार था। अब पूरी दुनिया को लगता होगा कि गीतकार अंजान ने समीर को समीर बनाया, जबकि भाई भैया बैठे हुए थे हितेंद्र जी, मैं उनसे बता रहा था कि जब लक्ष्मीकांत से मेरे पिता ने एक ही बार ये सवाल किया था कि लक्ष्मी जी ये मेरा बेटा है, ये भी कुछ लिखता है, मैं चाहता हूँ कि आप इससे कुछ गाने लिखवाइए। तो लक्ष्मीकांत ने, यहाँ जो लोग बोलते हैं नेपोटिज्म की बात करते हैं उनके लिए मैं जुमला बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि देखिए अंजान जी आपने आज मुझसे तो कह दिया, दोबारा किसी से बोलिएगा मत वरना इसका कैरियर ख़त्म हो जाएगा। एक बात याद रखिए, बाप की दुकान बाप की होती है और बेटे की दुकान बेटे की होती है। उसको बोलिए अगर उसमें दम है तो वो अपनी पोएट्री से मुझे प्रभावित करके मुझसे गाना ले। और मुझे 5 साल लगा विनोद जी उनको प्रभावित करने के लिए और उनके साथ काम करने के लिए। तो कोई नेपोटिज्म से, और ख़ास तौर से जो हमारी इंडस्ट्री है ना, वहाँ नेपोटिज्म चल ही नहीं सकता। आज देखिए ना आप, चाहे अभिषेक बच्चन को ले लीजिए, कुमार गौरव को ले लीजिए, कितने ऐसे आर्टिस्ट आए, वहाँ एक ही चीज़ चलती है, आपका टैलेंट और आपकी मेहनत। उसके अलावा ये सारी बातें बेमानी हैं। ये जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ये कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को कहते ही रहना है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालें। अरे भाई नेपोटिज्म की जहाँ तक बात होती है, आप कौन सा दुनिया का बाप है जो अपने बच्चे को नहीं चाहेगा कि वो जो काम कर रहा हो, उसमें बुराई क्या है? अब मेरा पिता अगर गीतकार था और मेरे ब्लड में अगर कहीं पोएट्री है तो मैं क्यों ना लिखूं भाई। इसलिए नहीं कि मेरे पिता गीतकार हैं तो मैं नेपोटिज्म का शिकार हो जाऊंगा, इसलिए मैंने ये तो बड़ा अजीबोगरीब तर्क है, मेरी कुछ बात समझ में नहीं आई। ठीक है, हर चीज़ के लिए यहाँ एक एजेंडा है, हर आदमी
कि बात कहने के पीछे कोई उसकी अपनी मंशा होती है, उसका कोई एजेंडा होता है। बाकी ये सब बातें बेईमानी है, इनका कोई मतलब नहीं। समीर जी, ट्यून पर लिखने के बारे में आपने एक दिलचस्प बात बताई कि रिदम को पहचानो। ट्यून एक संकरी गली है जिसमें सिचुएशन के मुताबिक शब्द भरने पड़ते हैं। मुझे पता है आपके पास एक से बढ़ के एक दिलचस्प घटनाएं हैं, संगीतकारों से भिड़ंत की, निर्देशकों से भिड़ंत की, गानों को लेकर। यहाँ बहुत प्यारे लोग बैठे हैं, कुछ दिलचस्प घटनाएं बताइए अपने गानों से जुड़ी हुई, जिससे हमारे गानों को सुनने का रस और तरीका बदल जाए। कुछ गानों की बड़ी दिलचस्प घटनाएं हैं। क्या है इनुस, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी करता हूँ जिसका नाम है स्टोरी बिहाइंड द सॉन्ग। हर गाने के बनने के पीछे एक कहानी होती है। अब जिस फिल्म की बात आप करते हैं, जो मेरी लाइफ की माइलस्टोन फिल्म है आशिकी, आप लोगों में से किसी को पता ही नहीं होगा कि ये फिल्म बंद हो गई थी। ये फिल्म बंद हो गई थी और उसकी दो वजह थी। एक वजह तो ये थी कि गुलशन कुमार को किसी ने कह दिया जाके कि ये इस फिल्म का म्यूज़िक नहीं लगता, ये किसी गज़लों का एल्बम लगता है, इसको आप प्राइवेट एल्बम में रिलीज़ कर दो, फिल्म में डालोगे ये चलेगी नहीं, ये फिल्म भी फ्लॉप हो जाएगी, म्यूजिक भी फ्लॉप हो जाएगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये कहानी अच्छी नहीं है और ये हीरो हीरोइन दोनों बहुत गंदे दिखते हैं, ये दोनों हीरो हीरोइन लगते ही नहीं। अब गुलशन जी डर गए कि यार इतना पैसा मैंने खर्च किया है, अब ये फिल्म बनाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया कि भैया ये पिक्चर मैं रिलीज़ नहीं करूंगा और ये गाने आपके जो हैं, जैसे आपने गाने शुरू किए थे, पहले इसका एल्बम बना रहे थे हम लोग और उस एल्बम का टाइटल था चाहत, और मैंने पहला गाना वही लिखा था कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। तो 4 गाने उसके रिकॉर्ड हो गए थे। उसके बाद महेश भट्ट आए और उन्होंने वो गाने सुने तो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा कि गुलशन जी ये गाने मुझे दे दो, मैं इन गानों के ऊपर एक कहानी लिखवाऊंगा। और तब उन्होंने आशिकी की कहानी लिखवाई। ओके, जब ये खबर मेरे पास आई तो हम भागे भागे महेश भट्ट के पास गए, मैं और नदीम श्रवण, कि यार हमने अपनी लाइफ का बेस्ट म्यूजिक दिया और ये आदमी तो बोल रहा है मैं रिलीज ही नहीं करूँगा। तो महेश जी जैसे ही पहुँचे, गुलशन जी वो उस दिन कुछ शंकर की भूमिका में थे, कुछ भजन वजन कर रहे थे, आए भाग के, अरे भैया आप क्यों आए? बोले गुलशन जी मैंने सुना है कि आप बोले हैं कि आप ये पिक्चर ही नहीं बनाएंगे। बोले हाँ भैया ये पिक्चर मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बोले कि गुलशन तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं तुझे बताऊं, इस पिक्चर का म्यूज़िक टी सीरीज के इतिहास में इससे बड़ा म्यूज़िक तुझे मिलेगा नहीं, मेरी बात मान ले। तो उनको लगा कि यार इतना बड़ा डायरेक्टर, इतनी बड़ी बात, मगर फिर भी उनको यकीन नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला भैया एक काम करिए, आप मुझे लिख के दे सकते हैं? बोले मैं लिख के नहीं, लिख के ही भी दूंगा और मैं तुझे बोलता हूँ कि अगर ये फिल्म और ये म्यूज़िक नहीं चला मैं डायरेक्शन छोड़ दूंगा। अब गुलशन जी थे तो बिजनेसमैन, बहुत को लगा कि यार ये इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी, तो उन्होंने पेपर मंगाया बाकायदा और लिखवाया उनसे। और उन्होंने कहा कि मगर एक और प्रॉब्लम है भैया, ये दोनों हीरो हीरोइन बड़े गंदे हैं, इनका क्या करेंगे? बोले तेरी उस प्रॉब्लम का भी मैं एक समाधान निकालता हूँ, इन दोनों के मुंह पे कोट डाल देता हूँ, उनकी शक्ल ही मत दिखाओ। पहला ऐसा पोस्टर था जिसमें हीरो हीरोइन दिखते नहीं है, पहले कोट तो के अंदर है। म्यूजिक को, तेरा म्यूजिक हिट हो जाएगा, उसके बाद पूरी दुनिया जाएगी पिक्चर देखने, वो कोई भी हीरो कोई भी हीरोइन हो। इस शर्त पे फिर उन्होंने मगर एक बात कही कि मगर आज मैं भी, आप इतना बड़ा करियर दाव पे लगा रहे हैं महेश जी, आज मैं आपको बोलता हूँ ऐसी पब्लिसिटी मैं इस फिल्म की करूँगा, इतिहास में अगर कोई इतना बड़ा प्रमोशन किसी फिल्म का हो, आप साड़ी में जाइए आशिकी लिखा हो, चूड़ी खरीदने जाइए आशिकी लिखा हो, बाथरूम में जाइए आशिकी लिखा हो। मतलब लोग पागल हो गए, आशिकी आशिकी, ये क्या हो गया भाई? और कट टू फिल्म रिलीज हुई और रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। तो अब ये कॉमन आदमी को मालूम ही नहीं कि वो तो गाने सुने खुश हो गए कि यार चलो आज, आपको मालूम है साजन का वो गाना देखा है पहली बार, पिक्चर में नहीं था गाना। मैंने जिद करके, तो मुझे लगा कि यार साजन पिक्चर में कोई टाइटल गाना नहीं है, और पिक्चर बन गई थी, रिलीज डेट फिक्स हो चुकी थी, और मैंने जब जिद की कि नहीं ये गाना मुझे चाहिए, तो नदीम ने बोला कि आप लो या मत लो प्रोड्यूसर को, मैं ये गाना रिकॉर्ड करूँगा, आपको पसंद आए तो ले लेना, वरना मैं किसी और फिल्म में डालूँगा।
सलमान आए, माधुरी आई, उन्होंने गाना सुना। एक दिन उन्होंने डेट दी, वो लोग गए, सुबह उठी गए, सुबह गए, शूट करके गाना एक दिन में चले आए और वो फिल्म का इतिहास बन गया। खाई के पान बनारस वाला फिल्म में ही नहीं था मालूम। बिल्कुल बिल्कुल। क्रेडिट गोज टू मनोज कुमार एंड जावेद साहब। सेकेंड हाफ में जावेद साहब अड़ गए कि नहीं, सेकेंड हाफ बहुत ड्राई है, वहाँ म्यूजिक चाहिए। कल्याण जी, आनंद जी बनाने को तैयार नहीं, कह रहे यार उसमें ऑलरेडी एक भैया गाना है, ये है मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, फिर ये 5 साल का गाना चलेगा नहीं, कहाँ झंझट में डाल रहे हो। जावेद साहब ने बोला नहीं है कल्याण जी भाई, गाना तो चाहिए। जब गाना डिसाइड हुआ तो प्रॉब्लम ये आई कि भैया म्यूजिशियन नहीं मिल रहे, तो हुआ कि चलो केवल रिदम सेक्शन लेके गाना रिकॉर्ड करो। अब रिदम सेक्शन मिल गया, किसी तरह आ गए रिकॉर्डिंग। अब किशोर दा की एंट्री, अब किशोर दा आए। अब वो जो कपड़ा पहन के आए थे, मैं आपको बताऊं, आप लोग हैरान हो जाएंगे। इंद्रजीत भैया, वो लुंगी, चाइना सिल्क की लुंगी कुर्ता, एक पाँव में अपना स्लीपर, एक पाँव में बीबी का स्लीपर, और उस पर भी हाईलाइट, उस पर ऊपर सॉक्स पहने हुए। लोग बोले स्लीपर के ऊपर सॉक्स कौन पहनता है यार, और आँख में पूरा सुरमा उरमा लगा के आए। अब पापा ने लिखवाना शुरू किया कि दादा लिखिए, भंग का रंग जमा हो चकाचक। बस उन्होंने बोला अनजान अब ये गाना मैं नहीं गाऊंगा। बोले क्या हुआ दादा? बोले यार तू कहाँ से शब्द ढूंढ के, मैंने अपनी ज़िंदगी में चकाचक शब्द, कहाँ से का वर्ड है भाई चकाचक, ये लफ्ज़ मैं नहीं गाऊंगा। अच्छा, पापा को उनका नेचर मालूम था, उन्होंने बोला नहीं दादा आप पहले पूरा गाना लिख लो, मैं आपको सब समझाता हूँ। अच्छा चल लिखवा, पूरा शेर लिख लिया। फिर अब मुखड़े पे आए कि अच्छा तू लिखे दादा कि खाई के पान बनारस वाला। बोला नहीं मैं खाई के नहीं गाऊंगा, मैं खा के गाऊंगा। खाई के क्यों गाऊं, मैं गाऊंगा खा के पान बनारस वाला। उन्होंने बोला कि अच्छा लिख लीजिए, पहले आप खाई के लिखिए फिर पूरा गाना ले। बोला अच्छा तू अब बता। उन्होंने कहा देखो दादा 2 प्रॉब्लम है। एक तो जो मेरा हीरो है ना, इसका किरदार फिल्म में भैया का रोल कर रहा है, उसकी भाषा जो है वो हमारी भाषा है, वो भोजपुरी बोलता है फिल्म में। अब मुझे मौका मिल गया है कि मैं अपनी भाषा के प्रचार प्रसार में अगर थोड़ा सा अपना टेक्सचर डाल दूं तो शायद लोगों को और अच्छा लगेगा। अच्छा ये चक्कर है। बोले अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आए ना, तो ये समझने के लिए आपको बनारस की गलियों की खाक छाननी पड़ेगी, तब आपको चकाचक का भी मतलब समझ में आ जाएगा और खाइके का भी मतलब हो जाएगा। किशोर दा थे तो बहुत स्मार्ट। उन्होंने कहा कि देखो म्यूजिशियंस लोग, ये बहुत टेढ़ा गाना कल्याण जी ने बनाया और अनजान ने बहुत ही अजीबोगरीब गाना लिखा है। एक ही बार गाऊंगा, अगर किसी म्यूजिशियन ने गलत बजा दिया तो उसको आके यहाँ गाना गाना पड़ेगा। अब बेचारे म्यूजिशियनों की जान आफत में कि यार ये आदमी मरवाएगा ये तो। कट्टू अब वो शुरू हुए, पान मंगाओ, पिकदान मंगाओ, ये मंगाओ वो मंगाओ, हंगामा किए बहुत कुछ। और हम लोग फिर चले गए अंदर रिकॉर्डिंग रूम में। और मैं बताता हूँ आनंद भैया, जब उस आदमी ने शेर बोला है ना, ऐसा लगा कि बनारस की गली से उठा के किसी को ला के वो शेर बुलवा रहे हैं। और ये गाना उस फिल्म का इतिहास बन गया। पिताजी के नाम पे और बच्चन साहब का नाम आए और वो गाना नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे हजारों गाने हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, आप सुन लेते हैं, आप उसको एंजॉय करते हैं, वो गाना सफल हो जाता है। मगर हम राइटर और क्रिएटर्स उसके लिए कितना दर्द झेलते हैं, ये केवल हम लोगों को पता होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। भोजपुरी की बात चली, खाई के पान बनारस वाला की बात चली, तो ये आपकी पहला गीत जो था वो भोजपुरी फिल्म में था। और भोजपुरी के पास एक लंबी परंपरा रही है, शैलेंद्र से लेकर के अनजान साहब ने कई गीत लिखे भोजपुरी। अभी यूनुस भाई ने चर्चा की गोरकी पतरकी रे जैसी, वहाँ से लेकर के आज जब आप भोजपुरी गीत सुनते हैं तो एक जो ये भोजपुरी का जो एक सफ़र रहा है, मेरा इशारा आप समझ रहे हैं तो उसके बारे में आपसे सुनना जानना आपको ये पूछना चाहिए कि आप भोजपुरी के गीत सुनते हैं, आप सुन पाते हैं आपके गीत? सवाल यहाँ से शुरू होना चाहिए। गिरावट ठीक है, मगर गिरावट इस कदर, ये मतलब बहुत दुख होता है जब मैं शैलेंद्र जी का गाना सुनता हूँ, हे गंगा मैया तुम्हें प्यारी चढ़ैबो, सैया से कैदा मिलनवा हो राम।
और तब ये आता है कि मेरे चुलिया में लगा दा हुक बलमा, तो लगता है कि क्या चाहते क्या हैं लोग और किसके लिए लिखवा रहे हो, आप किस मिट्टी से निकले हो, कौन सी भोजपुरी में कहाँ पे ये भाषा आपने पढ़ी है, क्यों ये लिख रहे हो। पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आप क्यों उस गलत चीज़ को आप हवा दे रहे हो जिससे आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। अरे भाई, आप ही की फिल्म थी भोजपुरी, वही फिल्म, और गंगा मैया तो हैं पेरी चढ़ाइबों से बड़ी हिट आज तक नहीं हुई, और लाले लाले होठवा से बरसे रे ललैया जैसे रस चुएला, इसमें कहाँ आपको श्रृंगार नहीं लगता। गोरकी पतरकी रे मारे गुललवा जहरा उड़ जा, उसमें श्रृंगार नहीं लगता। अगर वो फिल्में इतनी बड़ी हिट हो सकती हैं और वो गाने इतने मशहूर, तो क्या ज़रूरत है सब लिखने की भाई। और देखिए, उससे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ भैया, उससे डेटोरेशन हुआ है, उससे गिरावट आई है। धीरे धीरे आप देखिएगा 1-2 साल बाद ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अभी दूसरी एक मुसीबत हो गई कि वो गाने फिल्म में हो या ना हो, यूट्यूब पे डाल देते हैं, गाने बजते हैं, बच्चे वही गाने गा रहे हैं, बुरी चीज़ की तरफ लोग जल्दी आकर्षित होते हैं। मगर कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे एक सेंसरशिप होनी ज़रूरी है, और आवाम को भी ऐसे गानों को एक रिजेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस पे प्रतिबंध नहीं लगा तो वही अभी जो यूट्यूब का केस हुआ है जिसमें हमारे रणवीर इलाहाबादी जी फंसे हैं, तो ये लोग जाएंगे, फंसेंगे। अगर आप उनको इतना मजबूर कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम अच्छा होगा नहीं। जी बिल्कुल, चूँकि आप भी एक बनारस से जुड़े रहे हैं, एक भोजपुरी से करीब रहे हैं, तो आखिर इस गिरावट की, हम लोग तो कई भाषाओं की फिल्में देखते हैं, असमिया फिल्में देखते हैं, मराठी फिल्में देखते हैं, आप भी देखते हैं, तो आखिर भोजपुरी में ये जो गिरावट आई है उसकी क्या वजह आप देख पाते हैं? देखिए भैया, ऐसा नहीं है कि केवल गिरावट वहीं आई है, गिरावट हर जगह आई है। आज संस्कारों में गिरावट आई है, आज रिश्तों में गिरावट आ गई है, हर जगह। देखिए, कोई भी चीज़ अगर उठती है ना, अगर कहीं से धुआं उठ रहा है तो आग है कहीं ज़रूर, तो उसके रूट में जाने की ज़रूरत है। क्या है, अगर उस तरह की कहानियाँ, उस तरह की बेसिक चीज़ रूट्स को अगर नहीं काटेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। आज हम अपने बच्चों को अगर आप कॉन्वेंट में भेजेंगे और सोचेंगे वो घर में आके हिंदी बोले, तो क्यों ये दोहरी और दोगली नीति अगर आप अपनाएंगे तो फंसेंगे आप। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम शुरू हमसे ही होती है। हमको उस बदलाव का एक बड़ा हिस्सा बनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको प्रतिबंधित करना पड़ेगा। उनको, बच्चों को कहीं जो शय हम दे रहे हैं उनको कहीं रोकना पड़ेगा। हम भी उसी जनरेशन से आए हुए हैं, हम बोलते हैं कि ठीक है बदलाव आता है, प्रकृति का नियम है बदलना, मगर बदलाव एक दायरे के अंदर हो तो अच्छा है। दायरे के बाहर जब चीज़ें जाने लगे ना, तो उनको संभालना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ये गिरावट जो है वो हर जगह है, ऐसा नहीं है कि केवल भोजपुरी फिल्मों में ही है। बाकी आप लोगों के रखरखाव में देखिए, बोलचाल में देखिए, जिस तरह की लैंग्वेज में, भाषा में जिस तरह की गिरावट आई है, तो कहीं ना कहीं उसका असर है। मगर वहाँ थोड़ी ज़्यादा गिरावट हो गई है, इसलिए वो दिखने लगी है। बाकी जगह अभी भी उम्मीद है कि उसको सुधारा जा सकता है। जी जी, यदि हिंदी सिनेमा की बात करें, खास करके हिंदी सिनेमा गीतों की बात करें, तो हाल के वर्षों में जो अभी हम लोग जितने गाने सुन रहे थे, तो जब भी हम हिंदी सिनेमा के गाने याद करते हैं तो अधिक से हम 90s तक पहुंचते हैं। 90s के बाद के जो गाने हैं उसके बोल हमारे कान तक तो आते हैं, दिमाग तक नहीं आ पाते हैं। जब भी अंतराक्षी होती है या कोई गाने होते हैं तो हम 90s 70s तक 80s तक के ही गाने दोहरा पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि बाद के जो 30 वर्ष हैं हिंदी सिनेमा के गाने में, उसे शब्द गायब हो गए हैं? उसका एक कारण भी अधिक, आप ही ने जवाब भी दिया कि वो जब गाने आप सुनते थे तो आपके दिल को लगते थे, और वो अब जो गाने यहीं से आते हैं यहीं से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि तब वो लिखे यहीं से जाते थे, यहाँ से नहीं लिखे जाते थे। आजकल लिखे यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ का रिश्ता ही ख़त्म हो गया है। दूसरी बात, शोर इतना बढ़ गया है ना, आज माहौल में इतना ज़्यादा शोर है ना कि कहीं संगीत जो है ना वो ओवर पावर कर रहा है वो लफ्ज़ों को।
तो वो असर जो है। मगर ये जो मैंने 20 साल का एक सर्कल बोला है ना, वो कंप्लीट होने वाला है। मैं आपको आज लिख के जा रहा हूँ, और इस मंच पे अगर मैं दोबारा कभी आया तो मैं आपको बताऊंगा और आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि आगे का जो 5 साल है वो बहुत अलग म्यूज़िक का दौर शुरू होने वाला है। और वो म्यूज़िक आने वाला है जो आप सुनना पसंद करेंगे। वो मैं महसूस करना शुरू कर चुका हूँ। मैं अभी 2-3 फिल्मों में जो काम कर रहा हूँ, उसके जब गाने आप तक पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, अब लोगों का रिजेक्शन आया है, अब लोग वो नहीं सुनना चाहते हैं, अब कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं। अब प्रोड्यूसर्स के पास कहानियाँ कुछ वैसी बननी शुरू हुई हैं, और वो उस म्यूज़िक की तलब बढ़ी है कि नहीं यार, वही रंग चाहिए, उसमें तड़का थोड़ा नया आप डाल दो, मगर वो फील चाहिए, उसमें कोई मतलब होना चाहिए, उसमें कहीं आम आदमी की ज़िंदगी के आसपास की बात होनी चाहिए। जी, आपकी इस किताब में संघर्ष की चर्चा है, और काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी दार्शनिक अंदाज में बातें कही गई हैं कि सफल होने का संघर्ष है, फिर सफल होने के बाद का संघर्ष है। आज जो संघर्ष से आप झेल रहे हैं, जो क्या आप आज भी कोई संघर्ष महसूस करते हैं? देखिए, एक बार अमिताभ बच्चन ने हरबंस राज बच्चन से एक लाइन पूछी कि बाबूजी संघर्ष कब तक? तो उन्होंने एक ही लाइन में जवाब दिया, जीवन जब तक। तो ये संघर्ष जो है, मेरे ख्याल से जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। वो कहते हैं ना, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है प्यारे। मगर वहाँ पे ठहरना आसान नहीं है भैया। एक बड़ा अच्छा शेर है, मेरे ख्याल से बशीर बद्र जी का एक शेर है, उनकी गज़ल है जो मुझे बड़ी पसंद है। कहते हैं कि जहाँ पेड़ पर 4 दाने लगे। अरे भाई, इतनी आवाज़, इतना डिस्कशन इधर से ही हो रहा है, तो पहले वही हम लोग सुन लें थोड़ी देर आके वहीं। कहते हैं कि जहाँ पेड़ पर 4 दाने लगे, हजारों तरफ से निशाने लगे। जहाँ पेड़ पर 4 दाने लगे, हजारों तरफ से निशाने लगे। कहता है घड़ी दो घड़ी मुझको पलकों पे रख, घड़ी दो घड़ी मुझको पलकों पे रख, यहाँ आते आते ज़माने लगे। जहाँ पेड़ पर 4 दाने लगे, हजारों तरफ से निशाने लगे। तो भैया संघर्ष इसलिए करना पड़ता है कि ये जो निशाने हैं, इनसे बचना पड़ेगा। हर आदमी आपको क्रिटिसिज्म की नज़र से देखेगा, हर आदमी आपको गिराना चाहेगा। आपको जितनी मेहनत, मैंने संघर्ष में जितना संघर्ष नहीं किया था, उसका 3 गुना ज़्यादा संघर्ष मुझे आज करना पड़ रहा है, क्योंकि आज ईश्वर का दिया मेरे पास सब कुछ है। पहले जब आप भूखे थे ना, तब भूख की लड़ाई बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं लगती थी, तब आप भूखे थे ही। अब जब आप खा पी चुके हैं और अब भूखा रहना पड़ रहा है ना, वो दर्द बहुत गहरा है। अब ईगो आ जाता है बीच में, सिक्योरिटी आ जाती है बीच में, लगता है अरे यार मारो, अभी क्यों मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मगर नहीं, वो जिद है कि नहीं, मैं हारूंगा नहीं, कुछ भी हो, मैं जब तक काम करूंगा, मैं ये प्रूव करना चाहूँगा कि नहीं, मैं बेहतर काम करता हूँ, मैं बेहतर काम करूँगा। तो उसके लिए उतना संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष से तो आपकी जान नहीं बचेगी, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। वो किसी भी मोड़ पर आप हो, आप कुछ भी हासिल कर लें। आज अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सब संघर्ष कर रहे हैं, और पहले से ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। पहले हम शाहरुख की 4 पिक्चर फ्लॉप भी हो जाए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। आज एक फिल्म फ्लॉप हो जाए तो कम से कम 50 करोड़ के नीचे आते हैं, उन लोगों को ब्रांडिंग में फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि तब लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा हो जाती है। हर गाने पे मेरे लोगों की नज़र होती है कि अच्छा समीर जी का गाना है, सुनो। तो आप पहले चांस ले सकते थे, अब चांस नहीं ले सकते आप। तो ये सारी तकलीफ़ें हैं उस मकाम को बनाए रखने के लिए। तो वो लड़ाई तो भैया आखिरी सांस तक जारी रहेगी। जी जी बिल्कुल। ये इस किताब में एक कवि दिवंगत प्रदीप के संदर्भ से आपने एक बात लिखी है। दिवंगत प्रदीप के अनुसार अनजान, भरत व्यास और इंदिवर अपने वक्त के 3 ऐसे गीतकार थे जिन्हें हिंदी भाषा के साथ साथ उसकी अर्थ बहुलता की बारीक समझ थी। इसके साथ आप लिखते हैं, दूसरे गीतकारों की तरह मेरे पिता भी
मदर इंडिया, मुगले आजम, सरस्वती चंद्र जैसी कालजयी फिल्मों के लिए गीत लिखना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा अवसर कभी नहीं मिला। पिताजी की क्या कहूँ, मैं खुद उसी दायरे में कहीं कैद हूँ। मैं भी वही लिखना चाहता हूँ, जबकि इतना लिख चुका हूँ, मगर अभी भी वो एक तलब जो है ना कुछ बहुत अच्छी कहानियों के लिए गाना लिखने का, वो जो एक दर्द है अभी भी कहीं सालता है, कहीं अभी भी लगता है कि यार अभी कुछ अंदर बहुत कुछ है, मगर उसके लिए वो ज़मीन नहीं मिल रही है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा लिखना चाहता हूँ, मगर वो मौके मिलने चाहिए। हम, जैसा मैंने कहा ना कि मैं कुछ खुद के लिए नहीं लिखता, वैसी कहानियाँ मुझे मिलनी चाहिए, वैसे किरदार मिलने चाहिए। अब मदर इंडिया और मुगले आज़म हो, सरस्वती चंद्र हो, तब चंदन सा बदन लिखा जा सकता है। अब कूली नंबर 1 में गोविंदा थोड़ी गाएगा चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना। तो वो एक बेबसी है। वो बहुत सारे बहुत भाग्यशाली राइटर रहे हैं जिनको वैसे मौके मिले हैं। उनमें साहिर साहब रहे हैं, शैलेंद्र रहे हैं, मजरू साहब रहे हैं, बख्शी साहब भी, उनको भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिली हैं। बट हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि हमको उतनी संजीदा कहानियाँ मिली नहीं अभी तक। पिताजी का भी वही, पिताजी का आप लिटरेचर कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो उनके गुरु ने कहा था कि अनजान तू मुंबई मत जा, मैं तुझे हरबंस राय बच्चन बना दूंगा। इतनी बढ़िया हिंदी थी उनकी, और साहित्य पे इतनी उनकी अच्छी पकड़ थी। वो उनकी बेबसी थी कि उनको यहाँ आना पड़ा और आई एम ए डिस्को डांसर और खाई के पान बनारस वाला गाना लिखना पड़ा, और वो उससे कभी डिससेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने बोला भाई यहाँ मैं यही सोच के आया था, मुझे यही लिखना है तो लिख रहा हूँ। बिल्कुल। यूनुस भाई। समीर जी, इतना लंबा सफ़र फिल्म उद्योग में आपने तय किया, लेकिन आप उन भाग्यशाली गीतकारों में से रहे जिन्हें लता जी ने गाया, किशोर कुमार ने गाया। जब पहली बार कभी किशोर कुमार आपको गा रहे थे या लता जी गा रही थी, तो समीर जी की कैफियत कैसी थी, वो याद हमारे साथ बांटिए। देखो क्या होता है ना, ये हमारे महबूब कलाकार होते थे। इन लोगों को देखने की, गाने की तो बात मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि लता आंटी मेरा गाना गाएंगी या किशोर दा मेरा गाना गाएंगे। मगर जब वो मौके आए, जब मैं, तो पहले तो मैं इन लोगों को घंटों केवल देखता रहता था कि यार यही लता जी हैं, यही किशोर दा हैं। उन लोगों ने मोहब्बतें बहुत दी, बहुत प्यार से, क्योंकि पिताजी थे, उन लोग सब जानते थे। मगर जब ये मेरा गाना गाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि एक सपना जो है वो हकीकत में कैसे ढलता है, और जब वो आपके सामने नज़र आए तो आप उस खुशी को अल्फाज नहीं दे सकते। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बताऊं कि मुझे कैसा लग रहा था। मैं एकदम हतप्रद था कि यार ये क्या हो गया। इनको तो मैं ज़िंदगी भर सुनता रहा और ये लोग मेरे गाने गा रहे हैं। और जब गाते थे तो मैं इमेजिन करता था कि सचमुच जब लता जी मेरा गाना पहला गा रही थी कि मैं राजा तेरे रास्ते से हट जाऊंगी, गाड़ी के नीचे जाके कट जाऊंगी, तो मुझे वो बख्शी साहब के एक गाने याद आए कि अरे यार देखो ऐसे ही आंटी ने उनके गाने भी गाए होंगे। और वो लोग जब गाते थे तो वो कभी ये नहीं सोचते थे कि समीर का गाना गा रही हूँ, कि बख्शी का गाना गा रही हूँ, कि मजरू साहब का गाना गा। वो हमारे गाने को भी उसी संजीदगी से गाती थी और उसी ब्लेसिंग के साथ गाती थी, और बल्कि हमारे गाने में वो ज़्यादा जोर देती थी कि नया बच्चा है, अभी आ रहा है इंडस्ट्री में, तो इसको मैं अगर और बेहतर तरीके से गाऊँ तो ये जल्दी मशहूर हो जाएगा। तो जी, एक गाने पर उन्होंने बड़ी आपको शाबाशी दी थी, बड़ी प्रसन्न हुई थी। वंश फिल्म के गाने की बात कर रहा हूँ। नहीं, दो गानों पे। तो वंश का वो गाना था जो कि आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूरी। उन्होंने कहा कि समीर ये बड़ा महकता हुआ मुखड़ा लगता है, जब मैं सुनती हूँ तो इन मुखड़े से मुझे खुशबू आती है कि यार इतने खूबसूरत लफ्ज़ तुमने लिखे हैं। और एक गाना था, एक फिल्म थी आईना, वो सिचुएशन पे, जब वो पूरा सिचुएशन, ये लोग पहले सिचुएशन पूरा सुनती थी, कौन है फिल्म में हीरोइन, किस सिचुएशन पे गाना है, क्या मोमेंट पे गाना है। तो जब उनको पता चला कि ये वो सिचुएशन है कि उसी घर में उसकी बड़ी बहन से जिसकी शादी हुई थी, आज उसी लड़के से उसकी छोटी बहन की शादी है, और वो लड़की छोटी बहन ऊपर सुहाग रात मना रही है और बड़ी बहन उसी बिल्डिंग में उसी छत के नीचे है, और बड़ी बहन का गाना है कि ये रात खुश नसीब है जो अपने चाँद को कलेजे से लगा के सो रही है, यहाँ तो गम की सेज पे हमारी आरजू मुँह छुपाए अकेले में रो रही है।
तो उस गाने को जिस संजीदगी से उन्होंने गाया और उस पेन को महसूस करते हुए, वो केवल लता मंगेशकर कर सकती थी। दूसरा, क्योंकि वो लोग जो हम लोग कैरेक्टर में ढल जाते थे ना, तो वो किरदार जीने लगती थी। तब वो बहन बन गई थी, बड़ी बहन बन गई थी, जो उस दर्द से गुजर रही थी और अपने भाव उस गाने में प्रकट कर रही थी। ये चूँकि हम लोग बिहार संवादी में बात कर रहे हैं, हिंदी हैं हम, इनका हैशटैग है, तो थोड़ी बात सिनेमा के गाने की भाषा पर। आप गीत लिखते हुए किस तरीके की भाषा होनी चाहिए, किस तरह की भाषा होनी चाहिए, वो कैसे तय करते हैं? भैया देखिए, बहुत सीधा सा सवाल है, सीधा जवाब है। हमारी भाषा नहीं होती, भाषा उस किरदार की होती है जो उस फिल्म में वो रोल अदा कर रहा है। अगर वो कूली है तो हमारी भाषा कूली की हो जाती है। अगर वो साहित्यकार है, शायर है, तो उसकी भाषा शायर की हो जाती है। मगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि शैलेंद्र से लेके, साहिर से लेके, मजरू से लेके जितने भी लेजेंडरी राइटर रहे हैं, आप एक किसी राइटर का नाम ले लीजिए और मुझे बता दीजिए कि उसने हिंदी फिल्मों में भाषा को कहीं मुश्किल करने की कोशिश की। साहिर जैसा राइटर भी लिखता है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, ख़त्म हो गई बात। शैलेंद्र जी भी लिखते हैं, तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, बोल राधा बोल। क्योंकि हम जिस मीडियम के लिए काम कर रहे हैं वो आम आदमी की बोलचाल की भाषा का मीडियम है, जहाँ एक ऑटो चलाने वाला भी गाना सुनता है और एक प्रोफेसर भी गाना सुनता है। तो हमारी भाषा जो होती है, कोशिश वो आम बोलचाल की भाषा होती है। हम हमेशा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो हर आदमी उसको आसानी से समझ ले। और दूसरी चीज़, उस कलाकार की, उस फिल्म में, उस कहानी में उस कलाकार की भाषा क्या है, वो कौन सी, वो टपोरी है, वो साहित्यकार है, वो शायर है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है। आप देखेंगे बहुत से गानों में, जैसे मैंने अभी सुबह सुबह बात हम कर रहे थे यूनुस से कि जब आनंद बख्शी वो गाना लिख रहे थे कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा, तब वो गाना ये था कि कहानी में एक ट्रक ड्राइवर है जो एक तवायफ के कोठे पे जाके गाना गाता है। अब यहाँ आनंद बख्शी ट्रक ड्राइवर बन गए थे। अब उनकी भाषा जो थी वो ट्रक ड्राइवर की थी। उन्होंने जब उसकी सिमली लिखी कि तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, तुम्हारी आँख है या नशे का तोड़ है ये, कहा कब क्या किसी से तुझे कुछ याद नहीं, कुछ फ़र्क नहीं नाम तेरा रजिया हो या राधा। अब देखिए यहाँ आनंद बख्शी अपनी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो एक ट्रक ड्राइवर की लैंग्वेज बोल रहा है, तो वहाँ भाषा बदल जाती है। आज मैं कोई बिहार का गाना मुझे लिखना हो तो मेरी भाषा में वो बिहारीपन आ जाएगा। अब मैं जैसे खैके पान की बात कही कि जब पापा वो खैके पान लिख रहे थे तो उसमें उत्तर प्रदेश आ गया, उसमें वो हमारी भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल आ गया। तो भाषाएं अलग अलग किरदार के साथ ढलती रहती हैं और उसी किरदार के साथ उस भाषा को बोलने लगता है शायर। बल्कि इसी से जुड़ी हुई मुझे एक बात याद आ गई कि आपने बागबान में लिखा होली खेले रघुबीरा, जी हमेशा कृष्ण की होली होती है, आपने इस होली को बदल दिया और बड़े अद्भुत तरीके से लिखा, इस गाने के बिना अब होली नहीं होती। एक तो इतने बड़े बड़े होली के गाने ऑलरेडी थे, कितनी बड़ी चुनौती थी, और यहाँ आप अलग तरह की भाषा लेकर आए थे। जाहिर है कि फिल्म के अनुरूप था, वो डेफिनेटली अनुरूप था और बच्चन साहब को बड़ा मन था। ये जो लाइनें थी, फोक की लाइन है इसमें काफ़ी कुछ, वो ख़ास तौर से होली खेले रघुवीरा अवध में हिल मिल आवें लोग लुगाई भई महलन में भीरा, अवध में होली खेलें रघुवीरा। तो ये वकील देखिए, अब ये भाषा बदल गई यहाँ आके। जब वो आए सिटिंग पे रात को करीब 2-2:30 बजे रात को आए और उन्होंने वो माहौल बनाया कि समीर क्या है, चलो आज होली खेलते हैं, तब ये गाना बनेगा। नहीं तो क्या ऐसा लगेगा कि हम फिल्म के सेट पे बैठ के गाना बना, नहीं, इसको बदलो पूरा। वो मस्ती की बात, धमाल, फिर डांस करके दिखाने लगे कैसे होली होती थी। अरे यार चलो आज रघुवीरा करते हैं, आज ये करते हैं। तो करते 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 उस माहौल में हम लोगों को लेके आए कि वो गाना फिर उस तरह से बना। तो
वही मैंने कहा ना कि फिर हम उस किरदार को, वहाँ हम अमिताभ बच्चन को जीने लगे, उनकी उम्र को जीने लगे, और उस माहौल को हमने कोशिश की कि एक गाना ऐसा लिखें जो होली के हज़ारों गाने हैं उससे अलग हट के क्या लिखा जाए। अभी मैंने एक गाना लिखा है, अभी आ रही है सलमान खान की पिक्चर ईद पे, जिसका नाम है सिकंदर। उसमें एक गाना अभी होली पे बहुत ज़माने के बाद मुझे गाना लिखने का मौका आया होली का, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना है। तो अब चूँकि एक तो गाने अब इस तरह के बनते कम हैं, होली के गाने या रक्षाबंधन के गाने, अभी उससे कहानियाँ नहीं बनती, उससे किरदार मिलते नहीं तो कम बनते हैं। जब मिलते हैं तो फिर वो तलब होती है कि नहीं यार ये कुछ अच्छा होना चाहिए। तो वो गाना जब बनाया गया तो हम पूरे उसी रंग रूप में रच बस गए, तब जाके वो गाना बना। ये हिंदी सिनेमा में हाल के वर्षों में जो एक बड़ा परिवर्तन आया। पहले जैसे मुकेश के गाने हम सुनते थे तो लगता था कि ये तो राज कपूर गा रहे हैं या मनोज कुमार गा रहे हैं, सीधी सी तस्वीर मन में आती थी। रफ़ी साहब गाते थे, रफ़ी साहब के गाने सुनते थे तो दिलीप कुमार आंख मूंद के हम लोग समझ जाते थे। एक इस पर लता जी गाती थी तो हेमा जी की याद आती थी। लेकिन हाल के वर्षों में वो जो पहचान है गानों की, आवाज़ की खास करके, वो या जो कहें एक तरह से लिपसिंग सिनेमा में जो सुनाई पड़ता था, नायक जो गा रहे हैं, सहनायक जो गा रहे हैं, विलेन जो गा रहा है, तो वो अब लगभग समाप्त है। कौन गा रहा है, किसकी आवाज़ में गा रहा है, वो कुछ सब गटमट सा लग रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं भैया। देखिए पहले हर चीज़ के जो स्पेशलिस्ट होते थे ना वही वो काम करते थे। आजकल हर काम हर कोई करने लगा है। आज हीरो जो है वो कॉमेडियन भी हो जाता है, हीरो विलेन भी बन जा रहा है, हीरो कुछ भी कर रहा है। एक प्रोग्रामर जिसका काम है केवल प्रोग्रामिंग करना, म्यूजिक बनाना, अब वो कंपोजर भी बन गया है। एक आदमी जो कंपोजर है वो गाने भी लगा है। अब 90% सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर देख रहा है, अब गाना भी गा रहे हैं। तो क्या हो गया है, वो चीज़ें इतनी खिचड़ी हो गई हैं ना कि वो विविधता नज़र नहीं आ रही है। साउंड सब एक जैसा, कोई भी गाना बज रहा हो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये म्यूजिक किसका बनाया हुआ है, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है। तो वो कहीं ना कहीं हर चीज़ एक जैसी लगने लग गई है। अभी आप कहानियाँ जो बनती हैं, आप OTT पे फिल्में देखिए, वही क्राइम, सेक्स और मर्डर यही दिखाया जा रहा है, और उसमें कुछ अलग तरह की कहानी जल्दी आपको देखने के लिए मिलती ही नहीं। तो कहीं एक रूपता आ गई है, इसीलिए डिटोरेशन है, गिरावट है। जब तक कुछ अलग चीज़ें अपनी जगह अलग तरह से पेश नहीं की जाएंगी ना, तब तक लोगों को हर रंग का मज़ा आएगा नहीं, और उसी से हम लोग जूझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम ज़मीन से हट गए हैं। देखिए आज साउथ की फिल्में जो हैं वो लोग आज भी वही बना रहे हैं जो उनकी संस्कृति और जो जिस तरह की भाषा और जिस तरह की फिल्में वो देखते थे। हम कुछ नया करने के फिराक में न नए रहे न पुराने रहे, कहीं बीच में अटक गए। मगर अब जो मैंने आपसे कहा है ना कि अब इस चीज़ का लोगों को एहसास हो रहा है। अब जो कुछ कहानियाँ मैंने इन दिनों में सुनी है ना, अब लग रहा है कि कुछ अच्छा सिनेमा फिर हमको देखने के लिए मिलेगा। समीर जी, बहुत उम्मीद वाली बात आपने कही है, और मुझे लगता है कि यही वो मोड़ है उम्मीद से भरा जहां हम अपनी इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। पटना वासियों को आपकी ये बातचीत उम्मीद है कि बहुत पसंद आई होगी, और आप पटना आते रहेंगे और इस तरह से अपने गानों की कहानियाँ सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, और आपसे और यूनुस से बात करके इतना अच्छा लगा। मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं किसी मंच पे हूँ या किसी दूसरी जगह। मुझे ऐसा लगा परिवार वालों के बीच बैठा हूँ, जिस तरह से इन लोगों ने चाहा है, सराहा है। और मैं आप लोगों को केवल एक ही डायलॉग बोल के जाना चाहता हूँ कि देखिए, आपने जिस मोहब्बत और जिस दुआ के साथ मुझे अभी तक सुना है, अगर 100 साल तक सुनोगे तो 100 साल तक ऐसे ही लिखता रहूँगा, ये मेरा वादा है। आप धन्यवाद यूनुस खान।